हमने एनवायरनमेंट में कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो देखे थे, जैसे कि आईयूसीएन क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूनिप के बारे में देखा था। अब हम इसके आगे देखेंगे और कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है इन्वायरमेंट पे। तो देखिए, पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आईयूसीएन के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1948 में बना था और इसका हेडक्वार्टर था ग्लेन, स्विट्ज़रलैंड में। यूनिप के बारे में पढ़ा था कि 1972 में बना था, इसका हेडक्वार्टर था नैरोबी, केन्या में। अब साइट्स पढ़ेंगे। देखिए साइट्स क्या है, CITES, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो वो है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। हिंदी में है संकटापन स्पीसीज के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन। देखिए नाम से ही अब आपको दिख रहा है कि जो भी मतलब, अब देखिए कितना ज़्यादा जो जीव जंतु हैं उनको मतलब मारा जा रहा है, ठीक है। तो जितनी भी स्पीसीज हैं वो जो संकट में आ गई हैं, उनका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है, ठीक है। जो मतलब संकट में है, जो भी मतलब जो भी जानवर, उनका मतलब एक तरीके से व्यापार ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो साइट्स उन पर है, तो है क्या साइट्स, देखते हैं। 1963 में आईयूसीएन के सदस्यों के सम्मेलन में साइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो देखिए इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1963 में आईयूसीएन के सदस्यों के सम्मेलन में, ठीक है, रिलेटेड टू आईयूसीएन इसका ड्राफ्ट बनाया गया था। 1973 में विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार के फलस्वरूप साइट्स अस्तित्व में आया, जो 1975 से प्रभावी हुआ। तो देखिए ये प्रभावी कब से हुआ, 1975 से। और 1973 में मतलब आप देखिए बिल्कुल 10 ईयर्स बाद विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार के फलस्वरूप, मतलब जितनी भी सरकार थी उनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ था। उसके बाद जो साइट्स है वो 1975 में प्रभावी हुआ। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो साइट्स प्रभाव में कब आया, 1975 में, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और किसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, सॉरी स्विट्जरलैंड में, और किसका था, तो मैंने आपको बताया था आईयूसीएन का था ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और ये आईयूसीएन से ही रिलेटेड है, तो इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो याद है कि स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर होते हैं। इसका प्रशासन यूनिप द्वारा देखा जाता है, लेकिन इसका प्रशासन कौन देखता है फ्रेंड, तो वो यूनिप देखता है, ठीक। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। साइट्स देखिए ये याद करना है, इसलिए हम इसका बहुत बार रिवीजन करेंगे। तो हम देख रहे थे कि जो साइट्स है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं और इसका प्रशासन यूनिप देखता है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे। साइट्स का उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना है। देखिए बहुत सी जो स्पीसीज होती हैं, जैसे कि किसी कछुए की, है ना, या जो मतलब अ, बहुत या फिर लायंस, टाइगर, मतलब जो भी ऐसे हैं जो भी एकदम संकटग्रस्त हो गए हैं, ठीक है। उनका भी अवैध व्यापार होता है बहुत सी चीज़ों के लिए, है ना। एनिमल्स का बहुत ज़्यादा अवैध व्यापार होता है दवाइयों के लिए, और बहुत सी चीज़ें बनती हैं उनसे, तो उसको रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है। वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव हैं उनका अवैध व्यापार रोकना साइट्स का मेन उद्देश्य है। तो साइट्स किससे रिलेटेड है, याद कर लीजिए कि वो जो भी जितने भी वन्य प्राणी जात या वनस्पति जात, हिंदी बता रही हूँ साइट्स की, कि संकटापन स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। साइट्स उन राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकर लीगली बाइंडिंग है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। अब देखिए अगर हमारे देश ने साइट्स पर साइन करे हैं, ठीक है, इसको माना है, तो हम इससे लीगली बाइंडिंग हो गए, ठीक है। कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया हमारे लिए। फिर यहाँ से वो व्यापार नहीं हो सकता, ठीक है, एनिमल्स का, उन सब का। लेकिन ये कन्वेंशन, लेकिन अगर आपकी कोई नेशनल मतलब लॉ है तो उसका स्थान ये नहीं लेता साइट्स, ठीक है, वो आपके अलग रहेंगे। जिन प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित या विनियमित रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है उन्हें 3 अलग अलग स्तर की सूचियों में रखा जाता है। अब देखिए 3 लिस्ट बनाई जाती है, अपेंडिक्स 1, 2, 3, हिंदी में परिशिष्ट 1, 2, 3। अब इसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनको मतलब हमें या तो प्रतिबंधित करना है, ये उनका व्यापार नहीं होगा, या फिर रेगुलेट करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्हें 3 अलग अलग लिस्ट में रखते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। साइट्स बना 1975 में, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और ये लीगली बाइंडिंग है। ऐसे ही सवाल पूछते हैं, वो पूछेंगे क्या ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस आ चुका है यूपीएससी में। तो देखिए परसिस्ट एक यानी अपेंडिक्स 1 में क्या दिया हुआ है।
देखिए फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें दिया है परिशिष्ट 1 के अंतर्गत उन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में है। ठीक है, तो मतलब जो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, तो देखिए पहली लिस्ट में तो उसे ही रखेंगे ना जो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है ना। आप पहले जैसे आप कोई लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले उनको रखेंगे जो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है, मतलब बहुत ही कम संख्या बची है। तो पहली जो अपेंडिक्स 1 में उनमें वो प्रजाति आती है जिनका अस्तित्व ही संकटग्रस्त स्थिति में है। ये इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, मतलब आप इनका व्यापार कर ही नहीं सकते। अपेंडिक्स 2 परिशिष्ट 2 में होता है उन प्रजातियों को शामिल करता है जिनका अस्तित्व आवश्यक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं होता है, लेकिन जिनमें प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने के लिए व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल संकटग्रस्त है, लेकिन क्या है फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा उनका व्यापार करेंगे तो वो संकटग्रस्त हो जाएंगे, है ना। मतलब इतनी कम भी संख्या नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो उनको रखा जाता है। ठीक है, लेकिन उनकी मतलब प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने के लिए उनके व्यापार पर नियंत्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है लेकिन विनियमन के साथ, मतलब आप इनका व्यापार कर सकते हैं लेकिन कुछ रेगुलेशन कुछ विनियमन होते हैं, जैसे कि मतलब आप इतनी संख्या में कर सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, और परिशिष्ट 3 में रखे जाते हैं उन प्रजातियों को शामिल करता है जो कम से कम किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती हो तथा वह देश किसी साइट सहयोगी पार्टी से व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मदद मांगता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है लिस्ट 3 में उनको वो सारी स्पीसीज शामिल होती है जो परिशिष्ट 1-2 में तो नहीं है, मतलब अपेंडिक्स 1-2 में तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मतलब कोई एक भी देश उनको क्या करता है संरक्षित करता है और वो साइट से कहता है कि उनके व्यापार को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, उसके लिए वो मदद मांगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति लेकिन विनियमन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है लेकिन कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो साइट्स आया 1975 में, हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा लीगली बाइंडिंग है। अपेंडिक्स 1, 2, 3 होते हैं। 1 में बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त उनका व्यापार नहीं हो सकता, सेकंड में हो सकता है कुछ विनियमन के साथ, थर्ड में उनको रखा जाता है जो किसी ना किसी एक देश द्वारा संरक्षित की जाती है। ठीक है, इसमें भी व्यापार होता है लेकिन विनियमन के साथ। अब नेक्स्ट है प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS। आज मैं एक पढ़ने का और तरीका बताती हूँ, जैसे अगर बहुत से बच्चों को याद करने की डिफ़िकल्टी होती है तो आप एक क्वेश्चन आंसर लिस्ट भी बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, बहुत टफ नहीं, ऐसे बना सकते हैं कि साइट्स का प्रभाव में आया, साइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं, और हाल के हाल आंसर मत दीजिए, हाल के हाल तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा 1-2 दिन बाद उसको आंसर करिए। ठीक है, अपने लिए क्वेश्चन पेपर बना लीजिए। थोड़ी देखिए मेहनत तो लगती है, अगर आप सोचेंगे कि हर चीज़ बहुत ईजी हो तो ऐसा तो नहीं होता, जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे उतना आपको अच्छा याद होगा। तो एक क्वेश्चन आंसर लिस्ट बना लीजिए और उसको आंसर करिए, तो देखिए कि मतलब वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सेकंड है CMS का फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, हिंदी में प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। ठीक है, जो भी प्रवासी जंगली प्रजातियां होती है, मतलब जो एक से दूसरी जगह पर जाती है, उनके संरक्षण पर सम्मेलन CMS। ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के संरक्षण में 1979 में विभिन्न सरकारों के बीच जर्मनी के बॉन में एक संधि की गई, जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन या बॉन सम्मेलन का नाम दिया गया। अब देखिए इसे बॉन सम्मेलन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जो भी मतलब प्रवास करते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, मतलब उनका जो भी प्रवासी वन्यजीव, जैसे बहुत सारे पक्षी भी एक से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, सर्दियों के टाइम वो साउथ को जाते हैं नॉर्थ से, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वो मतलब यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो ऐसे जो प्रवासी वन्यजीव होते हैं तो उनके आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से यूनेप के संरक्षण में, ठीक है, किसके, यूनेप के, तो यूनेप के संरक्षण में 1979 में। ठीक है, देखिए मैं लाइन से ही पढ़ा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका क्रम क्या है। जिस साइट में पढ़ा था 1975 में आया था प्रभाव में, है ना, यूने बताया था 1972 में। तो देखिए 79 में जो भी विभिन्न सरकार थे उनके बीच जर्मनी के बॉन में एक संधि हुई इस पे लेके, जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी CMS या बॉन सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉन पूछा जाए कहाँ है तो जर्मनी में है। बॉन सम्मेलन किससे रिलेटेड है तो CMS यानी कि प्रवासी जो भी वन्यजीव होते हैं उनके संरक्षण पर। ठीक है,
सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। भारत 1983 में इसका पक्षकार पार्टी है। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब ये बता रहे हैं कि जितने भी प्रवासी पशु पक्षी होते हैं जो एक दूसरे दूसरी जगह जाते हैं उनके संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। ठीक है, और भारत इससे कब जुड़ा? 1983 से। और ये ये कब बना? तो ये 1979 में बना था CMS। ठीक है, और भारत 1983 में से इसकी पार्टी बना। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। साइट्स जो है वो 1975 में प्रभावी हुआ। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है, 3 अपेंडिक्स होते हैं। वो देखता है, साइट्स देखता है कि जो भी मतलब स्पीसीज़ है उनका व्यापार, उनके इंटरनेशनल व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है या विनियमित करता है। CMS हमारा 1979 में बना। बॉन सम्मेलन भी कहते हैं। भारत 1983 में जुड़ा। ये जो प्रवासी जानवर होते हैं उनके संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, IPCC के बारे में पढ़ेंगे। IPCC के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनेप में बताया था मैंने। ठीक है, IPCC के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो WMO यूनेप से मिलकर, मतलब WMO और यूनेप ने मिलकर IPCC का गठन किया था। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। चलिए फिर से देख लेते हैं डिटेल में क्या है ये। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति एक वैश्विक संस्था है जिसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, एक तो अंतर सरकारी समिति मतलब जो भी सरकारें होती हैं, ठीक है, वो आती हैं इसमें। एक मतलब और किससे? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज पर अंतर सरकारी समिति एक वैश्विक संस्था है। एक वैश्विक संस्था है जिसका कार्य क्या है? जो भी देखिए, हम कितना भी मानवीय गतिविधियां, हम जितनी भी फैक्ट्री लगाते हैं, ये करते हैं, उससे पॉल्यूशन तो होता है। तो मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। अब ये देखता है कि इंसान की कामों से कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका मूल्यांकन करता है। मतलब उसको बताता है कि अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, IPCC, ये ध्यान रखिए। इस संस्था का गठन 1988 में संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा किया गया। अब ये कब बना? 1988। बार बार 4-5 बार बोल लीजिए जब तक आपको याद ना हो। IPCC 1988 में बना, 2 संस्थाओं से मिलकर, WMO और यूनेप ने मिलकर बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ है? अब एक याद करिए कि जेनेवा में कौन कौन सा है। मैंने बताया साइट्स है, और हमारा IPCC भी जो है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और भविष्य में इसके पर्यावरण, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति इसका एक स्पष्ट नज़रिया होता है। ठीक है, ये देखता है कि हमारा जो भी मतलब हम काम कर रहे हैं उससे जलवायु परिवर्तन पर क्या असर हो रहा है। तो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन मतलब अभी कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है, और भविष्य में इसके पर्यावरण, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब अभी जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका फ्यूचर में भी क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पर, हमारी आजीविका पर, लाइवलीहुड पर, इकोनॉमी पर। ठीक है, इसका ये भी बताता है। अब देखना, IPCC की रिपोर्ट आती है, अभी जो है आ रही है 6th रिपोर्ट, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन होगा उसके लिए पॉइंट कर लीजिए। मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद से मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लीजिए, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। IPCC के विभिन्न समूह अलग अलग पर्यावरणीय परिवर्तन प्रभावों का विस्तृत आंकलन कर रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, तो IPCC के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, अलग अलग देखते हैं कि पर्यावरणीय परिवर्तन प्रभाव क्या हो रहा है, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाते हैं जिन्हें अपनाकर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटा जा सकता है। मतलब उनकी रिपोर्ट से हम देख सकते हैं कि हमें कैसे उससे निपटना है क्लाइमेट चेंज से। तो देखिए, IPCC की पहली विस्तृत रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी, जबकि अभी जो 2021 में पहली, 2022 में सेकेंड और 2023 में फाइनल रिपोर्ट आएगी, में इसकी 6th रिपोर्ट जारी की गई थी। और 6th फाइनल रिपोर्ट 2023 में जारी की जाएगी, तो वो आप देखिएगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। साइट्स बना कब प्रभाव में आया बताइए, कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं बता देती हूँ, 1975 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, किस पे है? जो भी हमारी जो स्पीसीज़ होती है उनके व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, शॉर्ट में याद करेंगे। CMS 1979 में। ठीक है, लाइन से हैं, देखिए ईयर्स है ना,
1979 में। बॉन सम्मेलन बोलते हैं, ये भी जो प्रवासी स्पीसीज़ होती है उनके संरक्षण के लिए। भारत इसमें आया 1983 में। आईपीसीसी कब बना? 1988 में, ठीक है। 88 में बना, WM और यूनिप ने मिलकर बनाया। हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। आईपीसीसी क्या करता है? रिपोर्ट्स निकालता है कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, और फिर हम देखते हैं फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए, और अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।